तो स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये बड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि ये विस्तार जल्द होगा और ये कहने वाले हैं प्रदेश प्रभारी अजय माकन। उन्होंने बातों ही बातों में ये संकेत दिए, ये इशारा किया है कि मंत्रिमंडल विस्तार का पार्टी ने रोड मैप तैयार कर लिया है। कब क्या करना है, कैसे करना है, इस पर मंथन हो चुका है। अब मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही वो ठीक होते हैं ऐलान भी कर दिया जाएगा। दिल्ली में अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उनसे इस बारे में पूछा गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत की तबीयत ठीक होती तो अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार का रोड मैप तैयार हो गया है। जैसे ही सीएम की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है, मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाएगा। कि अगर तबीयत ठीक रहती तो अभी तक कैबिनेट विस्तार हम लोगों का हो गया था। और मैंने जब पिछली बार भी मिला था तो आप लोगों को मैंने कहा था, दुर्भाग्यवश अशोक गहलोत जी की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से, और अभी भी बेशक वहां पे असेंबली सेशन चल रहा है, लेकिन अशोक गहलोत जी अभी भी फाइल्स जो हैं घर से ही अपने डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो ऐसे समय के अंदर ये सब चीजें कुछ समय के लिए ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन हम लोगों का मुख्यतः जो है रोड मैप सारा का सारा तैयार है। क्या चीज पहले करनी है, क्या बाद में करनी है, वो सबकी सब चीजें तैयार हैं और अशोक गहलोत जी का जल्दी से ठीक होने का इंतजार हो रहा है। अशोक गहलोत जी और सीधा रुख करेंगे जयपुर का। सहयोगी दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, देखिए, पंचायत चुनावों के रण के बाद फूट के स्वर तो सुनाई दिए हैं पार्टी में। ऐसे में माना यह जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार को अभी थोड़े और समय के लिए टाला जाएगा, लेकिन अजय माकन कह रहे हैं ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल स्वप्निल, देखिए, बयान दिल्ली में दिया है, लेकिन इसने राजस्थान की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और अब फिर से तरह तरह के कयास लगना शुरू हो गए हैं कि आखिर कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जिस तरीके से लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं, मंत्रिमंडल को लेकर बार बार तारीखें आई और उसके बाद जो है सभी कयास फेल भी होते चले गए। लेकिन अब खुद अजय माकन ने एक बार फिर से ये कहा है कि रोड मैप तैयार है और मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका होता अगर मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज ना होती। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी आज एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विनय बहल, जो कि एम्स के पूर्व चीफ रहे हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के, उन्होंने मुलाकात की है और मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि उन्होंने रिपोर्ट्स को लेकर संतुष्टि जाहिर की है और जो है जल्द ही स्वस्थ होकर मुख्यमंत्री पूर्व की तरह जो है वो कार्य शुरू कर देंगे। तो ये माना जा रहा है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार राजस्थान में जल्द देखने को मिल सकता है। ये तय है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन तारीखों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब जिस तरह की जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, ये माना जा रहा है कि इसी महीने में मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिल सकता है राजस्थान में। अभी क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है। मैं दिनेश, एक सवाल और है जो मैं आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली से हमारे सहयोगी अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, खुलकर तो बहुत ज्यादा नहीं कहा है, संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन उनका ये कहना क्या मायने रखता है जब वो ये कहते हैं कि पहले क्या करना है और फिर क्या करना है? देखिए स्वप्निल, इसके बहुत साफ मायने हैं कि सरकार ने जो बदलाव की तैयारी की है मंत्रिमंडल विस्तार की, वो उन्होंने कर ली। अब बस वो समय का इंतजार करने हैं। वो समय कब आएगा, कितना समय लगेगा, उस बारे में उन्होंने अभी कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कह दिया कि अभी मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, जैसे ही वो ठीक होते हैं और काम पर लौटते हैं उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और मंत्रिमंडल विस्तार का जो खाका है वो पूरी तरह से तैयार है। पहले क्या काम करने और बाद में हमें क्या क्या काम करने हैं, इस सब का रोड मैप तैयार है। यहाँ तक कि उनसे पूछा गया क्या सचिन पायलट की भूमिका क्या रहेगी, वो कहाँ होंगे, इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली और उन्होंने ये कह दिया कि सचिन पायलट जो हैं वो एक बड़ा मामला है, वो मेरे स्तर से बाहर हैं। मैं राजस्थान को देखता हूं, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो उनके बारे में फैसला करेंगी। यानी ये कि अभी सचिन पायलट की भूमिका के बारे में अजय माकन कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने जो गेंद है वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पाले में डाल दी। लेकिन एक चीज बहुत साफ कर दी कि कांग्रेस ने राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का खाका तैयार कर रखा है, बस हरी झंडी मिलने की देर है। जैसे ही हरी झंडी मिलती है। ठीक है अशरफ, एक बार फिर दिनेश मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल मेरा वही है
देखिए हाल के दिनों में ये काफी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा है और कयासों का बाजार गर्म रहा है। ये माना जा रहा था कि सीएम अशोक गहलोत की आलाकमान के सामने पूछ थोड़ी सी कम हुई है और अब ये खबर मिल रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। हालांकि सचिन पायलट पर अजय माकन कुछ नहीं कह रहे, लेकिन कीवर्ड है, उन्होंने बोलते बोलते बोला है कि पहले क्या करना है और फिर क्या करना है, इसका रोड मैप तैयार है, जिसका मतलब यह है कि कैसी भी कंडीशन बनेगी उसका प्लान A, B, C सब तैयार है। अब बिल्कुल देखिए, ना केवल मंत्रिमंडल विस्तार होना है बल्कि राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, संगठनात्मक नियुक्तियां होनी है और एक के बाद एक क्रम ये जो चलेगा, क्योंकि अब सरकार ने जो है तकरीबन 3.25 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और अब जल्दी ही ये सब कार्य करने होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की जहां तक बात है, पहले यह माना जा रहा है कि पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उसके बाद राजनीतिक नियुक्तियां और संगठनात्मक नियुक्तियां होंगी। पिछले दिनों हमने देखा था कि केसी वेणुगोपाल यहाँ पर आए थे, अजय माकन यहाँ पर आए थे, उनकी लंबी मंत्रणा हुई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में और ये कहा गया था कि आलाकमान का कोई संदेश लेकर वो आए हैं, मुख्यमंत्री से मिले हैं और ये भी कहा गया था कि संभवतः कोई फॉर्मूले पर जो है वो सहमति बन चुकी है। ठीक है। तो आज अजय माकन का जिस तरह का बयान आया है उससे ये साफ माना जा सकता है कि वो फॉर्मूले पे जो है सहमति बन चुकी थी और उसी के बाद ये खाका तैयार किया गया। अब ये देखने वाली बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार होता है या फेरबदल होता है, ये भी एक बड़ा इश्यू है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। क्या कल विधानसभा सत्र में सब कुछ सही रहेगा? एक दिन पहले हंगामे के बाद अभी तो यही कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की सियासी तल्खी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हंगामे के बाद अब शांति। लेकिन जिस तरह का कल उन्होंने व्यवहार किया, हम बोलने नहीं देंगे, हम सदन चलने नहीं देंगे, तो आप बोलने नहीं दोगे तो आपको कौन बोलने देगा? राजस्थान की जनता इनकी आवाज पे ताला लगा देगी। लेकिन खत्म नहीं हुई सियासी तल्खी। जो वर्तमान लीडरशिप है, इनके विपक्ष के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, उपनेता सदन के अंदर भी बेवजह टकराव क्रिएट करते हैं, विधानसभा चलने नहीं देते। इससे बीजेपी की साख गिरी है। सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते, 4-4 घंटे तक झूठे आरोप प्रत्यारोप, सदन का भी मिसयूज करते हैं, सदन के बाहर भी झूठ बोलते हैं। बुधवार के हैरतअंगेज हंगामे के बाद जब विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई, तो सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक डैमेज कंट्रोल में जुट गया। काफी मशक्कत के बाद सभापति मान गए और अब शुक्रवार को फिर से सदन की कार्यवाही को मंजूरी मिल गई है। निश्चित तौर पर अभी तो फाइनेंस बिल पास करना है, एप्रोप्रिएशन का बिल है वो पास करना, कई बिल पास करने हैं अभी, क्यों नहीं चलेगा। सभापति मान तो गए, अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तर्क दे रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि वो तो अपना काम कर रहे थे और सदन चलाने की अपनी जिम्मेदारी ही निभा रहे थे, सारी गलती बीजेपी की थी। एक लाइन का बिल था, जैसा खुद कटारिया जी ने कहा था, एक लाइन का बिल था और उसमें 4 घंटे खराब कर दिए। तो घंटे खराब करने के जिम्मेदार कौन है? विपक्षी है। कांग्रेस वाला तो कोई बोला नहीं था, विपक्षी है। मतलब इनको कभी सब्जेक्ट की तो कोई जानकारी रहती नहीं है कि क्या सब्जेक्ट है, और जब बिल आता है तो बिल के बहाने जो है इधर उधर की बातें बोलते हैं। अच्छा ये होता कि जितना हंगामा इन्होंने कल किया, वो हंगामा इसलिए हुआ कि मैंने महात्मा गांधी के जो शब्द लिखे हुए थे वहां से मैंने शुरुआत की कि असत्य बोलने का यहाँ पे किसी को भी हक नहीं है। आप 4 घंटे से असत्य बोल रहे हैं, आपको सत्य बोलना चाहिए। नाराज हो गए, बैल में आ गए सारे लोग। और एक्ट क्या था? रोडवेज में 40 बरस के बाद 5 रुपए जुर्माना बिना टिकट यात्री का। बुधवार के हंगामे के बाद बीजेपी के विधायक मदन दिलावर और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया दोनों उस वाकये के लिए खेद जता चुके हैं। लेकिन सत्र फिर से शुरू होने को लेकर सुनिए क्या कहते हैं नेता प्रतिपक्ष। मैं सोचता हूं क्योंकि 2-3 आवश्यक काम थे जिनके बिना सरकार का काम हेल्डअप होगा। उसमें FRBM एक्ट के तहत जो संशोधन ला रहे हैं उससे अधिक लोन लेने की एक तरह से परमिशन मिल जाएगी, तो सरकार के लिए वो आवश्यक भी है, जो होना है। फिर क्या है कि इनका एप्रोप्रिएशन बिल भी बाकी है, तो एप्रोप्रिएशन बिल अगर पास नहीं होगा तो खर्चा करना इनके लिए संकट आ जाएगा। सदन का चलना बेहद अहम है और इसकी जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों पर होती है, लेकिन सच का सामना भी दोनों पक्ष को करना चाहिए।
विपक्ष को सवाल उठाने का हक है, लेकिन हंगामा और अशोभनीय बयानबाजी किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकता। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। बात करते हैं दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की, जिसका दौसा में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने निरीक्षण किया। इसके बाद नितिन गडकरी ने साफ साफ कहा कि मोदी सरकार की योजना देश भर में अमेरिका और यूरोप जैसे एक्सप्रेसवे बनाने की है। अब और होगा सफर सुहाना। दिल्ली से जयपुर की दूरी हुई कम। 2 घंटे में दिल्ली टू जयपुर। एक्सप्रेसवे तैयार, खुलने का इंतजार। बस कुछ दिनों की बात और है। देश की राजधानी दिल्ली से प्रदेश की राजधानी जयपुर की दूरी महज 2 घंटे में सिमट जाएगी, क्योंकि 98,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बस बनकर पूरा होने ही वाला है। बकायदा केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दौसा में दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। बूंदी में जब नितिन गडकरी मीडिया से मुखातिब हुए तो साफ साफ कहा, मोदी सरकार की योजना देश भर में अमेरिका और यूरोप जैसे एक्सप्रेसवे बनाने की है। यह एक्सप्रेसवे अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टाक, बूंदी और कोटा जिलों से होकर गुजरेगा। दौसा के पास इंटरचेंज के माध्यम से एक्सप्रेसवे को आगरा और जयपुर हाईवे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बांदीकुई से जयपुर के लिए एक अतिरिक्त स्पर रोड बनाई जाएगी, जो जयपुर को एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। और मुझे सौभाग्य मिला कि वसुंधरा जी मंत्री थी और यूनुस खान जब पूर्व मिनिस्टर थे, तो जयपुर का रिंग रोड का काम अटका हुआ था। वो रोड का भी काम करने का सौभाग्य मिला, जो पूरा हुआ है। उसी रिंग रोड को ये जुड़ जाएगा। इसमें दिल्ली से जयपुर ये प्रवास केवल 2 घंटे में होगा। इसको मुझे बहुत खुशी है, जिसके लिए मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद दूंगा। चलिए अब आपको बताते हैं दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की पूरी ABCD। 5 राज्यों से होकर गुजरेगा। दिल्ली NCR में 137 किलोमीटर लंबाई। गुजरात में सबसे अधिक 423 किलोमीटर। तो महाराष्ट्र में सबसे कम 171 किलोमीटर हिस्सा होगा। राजस्थान में 374 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 245 किलोमीटर होगा एक्सप्रेसवे। 25 के बजाय महज 13 घंटे में दिल्ली से मुंबई का सफर। एक्सप्रेसवे पर हर 50 मीटर पर दोनों ओर फैसिलिटी सेंटर बनेंगे। रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, सुविधा स्टोर की होगी सुविधा। प्रसाधन, पेट्रोल, डीजल, CNG पंप और इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट भी होंगे। वाहनों के लिए गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय होगी। सड़क के दोनों ओर 1.5 मीटर ऊंची दीवार होगी। टोल प्लाजा स्लिप लेन में बनेंगे। जितने किलोमीटर का सफर उतना ही टोल अदा करना होगा। हर 2.5 किलोमीटर पर पशुओं के ओवरपास बनेगा। हर 500 मीटर पर एक अंडरपास होगा। एक्सप्रेसवे की लाइट सोलर पावर से जलेगी। बरसाती पानी के संचयन के लिए हार्वेस्टिंग सिस्टम। एक्सप्रेसवे पर सालाना 32 करोड़ लीटर तेल बचेगा। हर साल 85 करोड़ किलो CO2 का उत्सर्जन कम होगा। तो बस तैयारी कर लीजिए इस एक्सप्रेसवे पर फर्राटे से गाड़ी हाँकने की। लेकिन याद रखिए,
इस एक्सप्रेसवे का प्रयोग करने पर आपको टोल चुकाना होगा। टोल में किसी भी तरह की रियायत की उम्मीद मत कीजिएगा। जिसको अच्छे रोड पे जाना है उसको पैसा देना पड़ेगा। स्वातंत्र संग्राम सैनिक, फिर दिव्यांग, फिर पत्रकार, फिर महिला, फिर ये धंधा बंद है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको देना पड़ेगा और टोल पर टोल लेकर ही रोड पे जाना पड़ेगा। दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा। अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो फिर घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया भी जाएगा। यानी एक ऐसा एक्सप्रेसवे जिस पर रफ्तार तो है ही, सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम हैं। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा के साथ बूंदी से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात एनसीआरबी के आंकड़ों पर सियासी संग्राम की। एनसीआरबी की रिपोर्ट में राजस्थान की जो तस्वीर आई है, अब उस पर सियासत चल रही है। बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है, कांग्रेस इसे आंकड़ों की बाजीगरी बता रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर महाभारत, आंकड़ा आया, सियासी भूचाल लाया। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। सबसे पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के उस आंकड़े को जान लीजिए जिसे लेकर मरुधरा की सियासत में महाभारत छिड़ गया है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में रेप के मामलों में राजस्थान टॉप पर है। साल 2020 में राजस्थान में रेप के 5310 मुकदमे दर्ज हुए। दूसरे नंबर पर यूपी रहा जहां 2796 मामले सामने आए। साल 2019 में भी प्रदेश में सबसे ज्यादा 5997 केस दर्ज हुए थे। रेप के मामलों में टॉप करने के बावजूद राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में लगभग 16% की गिरावट देखी गई है। राजस्थान 34,535 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है। अब इसी आंकड़े को लेकर बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रही है। महिला अपराध की दृष्टि से और विशेष करके बलात्कार की दृष्टि से राजस्थान टॉप हिंदुस्तान में पहुंच गया। अब वो उत्तर प्रदेश से हमारा क्या मुकाबला, उत्तर प्रदेश हमसे 3 गुना है, लेकिन फिर भी क्राइम की दृष्टि से सोचे तो उत्तर प्रदेश क्राइम में हमसे भी कम है। इसका मतलब हमारा क्राइम कितना अधिक है पॉपुलेशन के आधार पर, तो मैं सोचता हूँ चौंकाने वाला है। और इसलिए इसके लिए है ना, जो केस ऑफिसर स्कीम थी हमारी पहले, वो इन्हें लागू करना चाहिए, जिससे इस प्रकार के केस को ठीक प्रकार से पुलिस अधिकारी कोर्ट में भी इसको डे टू डे देखे, ताकि उसमें सजा दिलाने में, जल्दी केस का फैसला करने में, अच्छा पास कोर्ट में डाल करके इस प्रकार के केसों का निर्णय करेंगे। और उसमें जो सजा हर चौथे 5वें दिन किसी को आजीवन कारावास का रोज खबर आती रहेगी, तो मैं सोचता हूँ इस प्रकार के लोगों में एक भय क्रिएट होगा। बीजेपी ने एनसीआरबी की रिपोर्ट को आधार बना गहलोत सरकार पर हमला बोला, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है और इन आंकड़ों को ही झूठा करार दे दिया है। कानून व्यवस्था राजस्थान की हरियाणा, एमपी, गुजरात, उत्तर प्रदेश से 100 गुना अच्छी है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ने ये कहा कि एफआईआर दर्ज करना जरूरी होगा, इसलिए एफआईआर की संख्या बढ़ी है। बीजेपी जमीन पर कोई आंदोलन नहीं कर पाई, सड़कों पर कर नहीं पाई। अब भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है, इसलिए सदन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और सदन के बाहर भी झूठ बोलते हैं। पहली बात तो ये है कि राजस्थान की सरकार संवेदनशील सरकार है और यहाँ हर कोई पीड़ित अगर थाने जाता है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के एक आदेश है और सारी रिपोर्टें वो दर्ज होती है। राजस्थान में पीड़ित की रिपोर्ट आवश्यक रूप से दर्ज होती है, इसलिए भी राजस्थान में ये आंकड़ा अधिक हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भी है कि जब जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसके अंदर जब पूरे राष्ट्रीय हम स्तर की बात करें तो 23% मामले अंजाम तक पहुंचते हैं और राजस्थान में 45% तक
जो है वो ये रेशो है कि पीड़ितों को न्याय मिलता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट तो अब आई है। क्राइम को लेकर बीजेपी पहले से हमलावर है। इस रिपोर्ट के आने के बाद तो जैसे बीजेपी की बाँछें खिल गई हैं, लेकिन कांग्रेस भी हार नहीं मानने वाली है। वो भी बीजेपी के आरोपों को अपने तथ्यों के आधार पर काट रही है। दोनों दलों के तेवर से साफ लग रहा है कि रिपोर्ट की गूंज अभी दूर तक सुनाई देने वाली है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धायल के साथ दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए मिमिक्री आर्टिस्ट का